हेलो दोस्तों, स्टार फैमिली वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आकांक्षा 40 में जो भी 2021 में जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देख लो, आकांक्षा है, यहाँ पे मेडिकल ग्रुप का मैं अभी क्वेश्चन और आंसर इसका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट है फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी और हरासित यानी कि डिमिनिश्ड यानी कि बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देख सकते हो, एक पतले लेंस की फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या है? यहाँ पे देख सकते हो कि एक ठो लेंस है, उसकी फोकस लंबाई है -50 सेंटीमीटर, यानी कि f बराबर है हमारे पास -50 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि P = 1/f होता है, जहाँ पे f हमारा मीटर में होता था। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। तो -50 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1 / -0.5 मीटर हो जाएगा। अब ये हमारा पूरा फॉर्मूला पर सेट हो गया है। इसको जो आप और सॉल्व करिएगा, जैसे कि मैं रफ में कर देता हूँ, जैसे कि 1/0.5 माइनस ऊपर लगा दी, इसको आप और सॉल्व कीजिएगा तो 1/5 और 5 के दशमलव को एक अंक हटाएंगे तो 10। अब 10 को ऊपर भेज दिए तो 1/5 गुने में 10, तो 5 से यहाँ पे कट गया, 2 बार में 5 दूनी 10। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 आ गया हमारा -2 डायोप्टर यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड ऑप्शन में भी है समतल -2 डायोप्टर, लेकिन यहाँ पे जब लेंस की हम लोग बात करते हैं तो उसकी प्रकृति हो जाती है अवतल लेंस, क्योंकि समतल लेंस तो हमारे पास होता नहीं है, केवल 2 ही लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। और -2 आया तो हमारा माइनस से हम पकड़ लेंगे कि ये हमारा अवतल लेंस है। 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, आप लोग बुक देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन दोस्तों यहाँ पे होता है हमेशा इकाई से कम, क्योंकि उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उसका आवर्धन हमेशा इकाई से कम होगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शक्ति का इकाई है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाट। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध का तार यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रो हो जाएगा, और उसका आप लोग देख लेना कि जो भी बराबर में होता है रो और एरिया बटे लंबाई बटे एरिया होता था, तो एरिया स्क्वायर होता था। तो किसका व्युत्क्रमानुपाती है? एरिया का, यानी कि क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें हैं। उपाक्षीय किरणें जो भी फोकस दर्पण के फोकस दूरी के जो नज़दीक है, दर्पण के फोकस दूरी ये वाला है, और इसके नज़दीक कौन सा रेखा है? ये भी रेखा है, तो उपाक्षीय किरणें क्या हो जाएगी? ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए कौन सा लेंस? जब आदमी दूरदृष्टि से ग्रसित हो जाता है, यानी कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो कौन सा उसके लेंस चाहिए? तो उसे उत्तल लेंस चाहिए। उत्तल लेंस का चश्मा पहना दीजिए उसको, वो देखने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही ईजी है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। 10th में पढ़ लिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th में है क्वेश्चन नंबर, यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरणें होंगी। यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा अवतल दर्पण है और यहाँ पे हमारा मुख्य अक्ष है, और यहाँ से फोकस से किरण गुजरेगी तो कहाँ से पास होगी परावर्तन के बाद? तो वही मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10th का, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। अब यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, जल में हवा की बुदबुद हमेशा डॉट 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 होती है, तो किसके जैसा? जल में हवा की बुदबुद हमेशा उत्तल लेंस के जैसा होती है। आप लोग याद रख लो, हवा में जल की बुदबुद हमेशा किसके जैसा होती है? उत्तल लेंस के जैसा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वह ग्रसित है। यानी कि 3 मीटर से ज़्यादा की वस्तु को नहीं देख पाता, तो वो कौन सा रोग सा ग्रसित है? यानी इसका हो जाएगा निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष को इंग्लिश में हम लोग मायोपिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सही हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। यानी कि जो भी आप आँख से वस्तु को देखें तो रेटिना पर कितने सेकेंड तक प्रतिबिंब बना रहता है, वो इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा वो 1/16, लेकिन 1/16 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका हो जाएगा 1/20, क्योंकि निकटतम यही मान है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1/20 सेकेंड तक हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है दूसरे वस्तु को देखने तक। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है, घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ना कि श्रेणी क्रम में, केवल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तभी अलग अलग धारा गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है, पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है ऋण विभव पर। इसको आप याद रख सकते हैं, अभी तक शायद पढ़े नहीं होंगे। ऋण विभव पर पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी कि 2 सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नेत्रिका की तुलना में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा शून्य फोकस दूरी पे। ठीक है, छोटी फोकस दूरी पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का सी, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस है, छोटी फोकस दूरी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अपवर्तनांक का एसआई इकाई है, एसआई मात्रक क्या है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, मात्रकहीन होता है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, इसका क्या कारण है कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है? तो क्योंकि लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए हम लोग लाल प्रकाश का उपयोग करते हैं। चौथा नहीं होगा, लाल खतरे का संकेत है, ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस का ही जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो, एक परिपथ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। एक परिपथ में यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एमीटर में श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का चौथा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लो कि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही चित्र है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, पहला ये श्रेणी क्रम में है और ये भी श्रेणी क्रम में है। सेकंड देख सकते हो, ये भी श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है, और थर्ड देख सकते हो, ये भी श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 इनमें से सभी, तो क्वेश्चन नंबर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 का देखो, एक विद्यार्थी का प्रत्येक 1.5 वोल्ट का 4 सेल जोड़कर 6 वोल्ट की बैटरी बनाता है, सही संयोजन क्या है? तो बैटरी बनाता है, तो बैटरी का आप याद रखोगे, बैटरी का चित्र इस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार बैटरी का चित्र होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, बैटरी का चित्र देख के आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा सही बैटरी है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एच जैसा लिखा हुआ था, ये तो साफा गलत हो गया। यहाँ पे एच जैसा लिखा है, ये भी गलत हो गया, ये भी एच जैसा लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सी युक्ति आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत जनरेटर। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में धारा, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में करंट क्या होता है? भारी रूप से बढ़ता है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
अब बात देते हैं केमिस्ट्री पार्ट में। फिजिक्स पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ हट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जुट रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कहाँ पे जुट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे प्रोडक्ट में दे रहा है कॉपर प्लस में H2O। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप 27 देखिए, अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। अधिक समय तक दूध को हम रखेंगे हवा के संपर्क में तो वो खट्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन जुटना क्या कहता है, उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 27 का। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव है प्राकृतिक गैस मीथेन। मीथेन जो भी मीथेन है वो प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अधिक लवण वातावरण से जल अवशोषित कर लेता है, यह गुणधर्म क्या लगा, यानी कि लवण जो है, ज़्यादा लवण रखिएगा तो वो वातावरण से जल अवशोषित कर लेगा, यानी कि जल को अपने में सोख लेगा, तो क्या कहलाएगा, जल योजन, यानी कि 29 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर का एक घटक है, बेकिंग पाउडर का एक घटक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हालांकि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ही देना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, टार्टरिक अम्ल होगा बेकिंग पाउडर का घटक, टार्टरिक अम्ल है। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप लोग के दिमाग में है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहाँ पे पोटेशियम प्लस में फ्लोरीन, यहाँ पे पोटेशियम फ्लोराइड कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो, यहाँ पे CH3CH2 COCH2CH3 का आयुपेक नाम है। तो आयुपेक नाम आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में भर के पढ़ना है। तो ऑप्शन इसका आयुपेक नाम है पेंटेन 3 ऑन, ठीक है, पेंटेन 3 ऑन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। देखिए MgHCO3 का होल ट्वाइस प्लस 2CaOH2, और यहाँ पे उत्पाद में बन रहा है X प्लस MgOH2 प्लस में 2H2O। तो यहाँ पे X की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, X कौन सा उत्पाद हो जाएगा, तो X हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CaHCO3 2, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। 34 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मैं इसका रियल आंसर बता दे रहा हूँ कि प्रोड्यूसर गैस चार गैसों का मिश्रण है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी मिश्रण है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। चारों ऑप्शन में से कोई नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखो, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, जो वायु का प्रदूषण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारे पास वायु प्रदूषक नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रदूषण देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा है, और जिसमें सल्फाइड लग गया वो भी प्रदूषण देता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, सामान्य ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह है, तो इसका OR ग्रुप हो जाएगा सही। मेरे को क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है, शायद यहाँ पे OH ग्रुप देना चाहिए था, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो, निम्नलिखित में से किसकी सार्वधारिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एनथैलेपी है। तो यहाँ पे 4 ठो हमारे पास तत्व दिए हैं, चारों तत्वों का तुम्हें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, जिसके बाह्यतम कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही सही आंसर हो जाएगा। तो क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि सबसे ज़्यादा इन चारों में से है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर 4D। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। तो 38 में देख लो कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का विचरण किया जा सकता है, यानी कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं। तो इसका प्रिपेयर हम लोग कर सकते हैं, CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म करके, यानी कि इस यौगिक को जब हम लोग H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमारे पास ये यौगिक मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। CH4 का विचरण किया जा सकता है, जस्ट सेम ही क्वेश्चन है लगभग, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। CH3COONA का सोडा लाइम के साथ गर्म करके हम इसे मीथेन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है, अम्ल क्षार सूचक नहीं है। तो वेनिला हमारे पास क्या है, अम्ल क्षार सूचक है, लिटमस भी सूचक है, मिथाइल ऑरेंज भी सूचक है, 10th क्लास में पढ़े अम्ल क्षार लवण में। बच गया फिनोल्फ्थिन, फिनोल्फ्थिन सूचक नहीं, तो 40 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन एसिटिक ऑक्साइड बनाता है। तो
निम्नलिखित तत्वों में से कौन एसिटिक ऑक्साइड बनाता है? तो हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारे पास 3, फास्फोरस जिसे कहते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, कौन सा तत्व नहीं करेगा? तो सिल्वर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, अर्जेंटम Ag। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं में किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, एल्युमिनियम का उपयोग करके, एल्युमिनियम का मिश्र धातु का उपयोग करके हम लोग हवाई जहाज वगैरह बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखो, वर्षा जल को कब अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो जो वर्षा जल को जब अम्ल वर्षा कब कहा जाता है? जब उस वर्षा जल का pH 5.6 हो जाए तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित रहता है, जस्ता से नहीं, क्योंकि? तो खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित रहता है, यानी कि टीन से उसकी परत चढ़ी रहती है, जस्ता से नहीं। तो जस्ता टीन से अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जस्ता टीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। C2H6 आणविक सूत्र के साथ इथेन में है, 7 सहसंयोजक बंध के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47, बेमेल तत्व का चयन करें। बेमेल शायद क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो बेमेल तत्व का यहाँ पे हो जाएगा अस्ट्रांसियम। इसको आप याद कर लो, क्वेश्चन नंबर 47 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 48, कुछ ही क्वेश्चन और बचते हैं। जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तो प्रवृत्ति देखी जाती है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व प्रकृति उसकी हो जाती है कि कम धात्विक हो जाते हैं। ठीक है, तत्व की प्रकृति में कम धात्विक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिस है। इलेक्ट्रोलाइटिस क्या है? अम्ल, क्षार तथा लवण, ये तीनों है। तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिस। अब लास्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर बना देता है, तो इसका pH मान होना चाहिए, यानी कि लाल लिटमस को नीला, यानी कि कौन सा क्षार हो रहा है, तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का भी आप लोग को लाएंगे और साथ साथ मैथ का लाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन हमारे पास है, तो नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब एकदम अवश्य कीजिए। थैंक यू।